हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप जानते ही हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी हम आपके लिए करा रहे हैं और मूल विधि के दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उस टॉपिक्स पे दोस्तों अलग अलग हम वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं ताकि जो आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, हमने कई टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं और जो मूल विधि के जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो हमारी एक प्लेलिस्ट है, इसमें पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन। फ्रेंड्स, ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके मूल विधि के सिलेबस में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन है उसको हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए जितना आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे कि दोस्तों ये वीडियो जो आ रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। तो आपके जो दोस्त होंगे, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए वीडियो, ताकि बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों उतना मेरे लिए सबसे ज़्यादा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस का ये चैप्टर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग ए.के. गोपालम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950 में था। फ्रेंड्स देखिए, इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 19, 21 और 22 के अनुरूप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोधक कानून की वैधता को बरकरार रखा। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उस समय आया था। ओके फ्रेंड्स, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का जो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि संविधान के जो अनुच्छेद 19 है, जो कि हमारा बताता है स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार और संविधान का अनुच्छेद 22 मनमाना गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। तो फ्रेंड्स, ये जो संविधान में जो अनुच्छेद है इसके खिलाफ जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था इसकी वैधता को बरकरार रखा और इसे कैंसिल नहीं किया। इसीलिए दोस्तों ए.के. गोपालम केस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा लॉ बनाया गया था दोस्तों जो फंडामेंटल राइट के दिखाया तो अनुरूप नहीं था। ऐसे लोगों ने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट के अनुरूप नहीं है, फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को बरकरार रखा। तो ये था ए.के. गोपालम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। अब दोस्तों बात करते हैं शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। दोस्तों ये डेट ध्यान रखिएगा, डेट काफी इंपॉर्टेंट है। यह मामला मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको आप संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में संविधान के भाग 13 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 368 है जिसमें आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं, तो उस 368 आर्टिकल के तहत आप फंडामेंटल राइट्स का भी संशोधन कर सकते हैं। ये कहा था शंकरी प्रसाद केस और यूनियन ऑफ इंडिया केस के जो बीच में केस था 1951 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आता है बेरूबरी यूनियन केस 1960। ये फ्रेंड्स क्या है? यह मामला बेरूबाई के क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में था। एक्चुअली क्या था कि उस समय की जो सरकार थी वो एक इलाका था बेरूबाई, उसको पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रही थी। तो क्या संसद ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये इसी से संबंधित ये केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 3 की विस्तार से जांच की और माना कि नेहरू नून समझौते को निष्पादित करने के लिए संसद इस अनुच्छेद के तहत कानून नहीं बना सकती। दोस्तों, एक नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि हम बेरूबाई को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर देंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 को अच्छी तरह से देखा और अनुच्छेद 3 को पढ़ के ये पाया कि जो संसद है वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। इसलिए समझौते को लागू करने के लिए 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही संकीर्ण निर्णय दिया कि प्रियम्बल जो होता है संविधान का अभिन्न अंग नहीं था
और इसलिए यह कानून की अदालत में लागू नहीं होता। फ्रेंड्स देखिए, सुप्रीम पहले क्या था ना कि पहले जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, बहुत देखा है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता था। बिल्कुल सरकार से कोई डर नहीं था उसको। जो भी वो फैसला लेता था, जो भी सरकार कोई फैसला लेती थी या संसद कोई फैसला ले लेती थी, तो उसमें क्या था कि हर फैसले को वो देखते थे, क्या ऐसा कोई फैसला तो नहीं है जो हमारा संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का गारंटी लेता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी देता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो इसीलिए दोस्तों उसको हर एक जो कानून बनाता है सरकार, उसको चेक करना होता है। तो उसी तरीके से जब ये बेरुबाई को जब पाकिस्तान में जब ट्रांसफर कर रही थी संसद, तो उसने कहा कि नहीं कर सकती, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं कर सकती। फिर संसद ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध जो है उन्होंने एक संविधान का ही संशोधन कर दिया, नुमा संशोधन, इस समझौते को पारित करने के लिए। और बेरुबरी केस में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है, ये बेरुबरी केस में कहा गया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग गोलकनाथ केस, जो कि आया था 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास होगी। दोस्तों गोलकनाथ केस में था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, और ऐसी कोई भी संशोधन करने के लिए जो शक्ति थी वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थी जिसने संविधान बनाया था। फंडामेंटल राइट का कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, ये गोलकनाथ केस में आया था। न्यायालय ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर कानून है, और इसलिए अगर एक संशोधन भाग 13 द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार को छीन या हटा देता है तो यह अवैध है। मतलब कि आर्टिकल 13 में कहा गया था कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वैध नहीं होगा। अब आर्टिकल 13 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 13 में जो कहा गया है वो कानून जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगा, तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आर्टिकल 13 में वो कानून का वर्ड इस्तेमाल है वो 368 के लिए भी इस्तेमाल है। मतलब 368 संशोधन करके आप फंडामेंटल राइट का संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेप जो होगा वो अनसंवैधानिक होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा। अब दोस्तों बात आता है केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान की मूल संरचना को बताया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें बताया गया था। और क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था दोस्तों। केशवनाथ भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत जो संसद है वो संविधान के किसी भाग का संशोधन कर सकती है, परंतु जो संविधान का मूल जो संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका वो संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा। हालांकि अदालत ने मूल संरचना शब्द को परिभाषित नहीं किया और केवल कुछ सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया, जैसे संघवाद, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र, ये जो है इसके हिस्सा हैं, ये ऐसा माना। मतलब कि कुल मिलाकर केशवनाथ भारती केस में क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का जब मौलिक मूल संरचना है, उसका ढांचा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी चेंज करिए। अब दोस्तों आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इसमें देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बुनियादी संरचना, जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और अनुच्छेद 329A के क्लॉज 4 को रद्द किया, जिसे 1975 में 39वें संशोधन द्वारा डाला गया था। फ्रेंड्स 1975 में जो संसद थी उसने संविधान का 39वां संशोधन किया और उस 39वें संशोधन में एक आर्टिकल ऐड किया था जिसका नाम था 329A क्लॉज 4। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये 329A क्लॉज 4 जो है ये संविधान के मूल संरचना के खिलाफ है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को रद्द कर दिया। यह रद्द कर दिया गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं करता। मतलब ये इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बताया गया कि संविधान कुछ भी कर सकता, मतलब जो संसद है कुछ भी कर सकता है। संसद जो है संविधान के किसी भी पार्ट का
संशोधन कर सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अब फ्रेंड्स आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। देखिए ये क्या था, इस मामले में एक मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, मतलब ये राइट टू लाइफ है कि आप विदेश जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि एक सक्षम कानून का मात्र अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा कानून फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। मतलब अगर मान लो संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा, हमारे इंडिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, किसी के बाहर जाने का अधिकार है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही है, मतलब आप उसको छीन नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कानून बना रहे हो तो वो ध्यान रखिए वो फेयर होना चाहिए, उसका एक कारण होना चाहिए। बिना अगर ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। आप दोस्तों बात करते हैं मिनरवा मिल केस 1980। ये क्या था फ्रेंड्स, यह मामला फिर से मूल संरचना सिद्धांतों को मजबूत करता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात ये भी करता है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो निर्णय लिया गया उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में किए गए 2 परिवर्तनों को रद्द कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, इसको सुप्रीम कोर्ट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, संविधान में किए गए 2 परिवर्तनों को रद्द कर दिया, उन्हें मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया। बेसिकली 2 ऐसे 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 2 ऐसे चेंजेस देखे गए थे, काफी चेंजेस किए थे, लेकिन 2 चेंजेस ऐसे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये भाग जो है हमारे जो संविधान का मूल संरचना है उसको खिलाफ है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन 2 क्लॉज को, उन 2 परिवर्तनों को रद्द कर दिया गया। निर्णय स्पष्ट करता है कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। मतलब संसद ऐसा नहीं है कि संविधान में कुछ भी कर देगा, संविधान के मूल संरचना को आपको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। अब फ्रेंड्स आता है वमन राव केस 1981। इसमें दोस्तों क्या था, इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांतों को दोहराया था। इसमें क्या था कि इसने 24 अप्रैल 1973 यानी केशवनाथ भारती के फैसले की तारीख के रूप में सीमांकन की एक रेखा खींची और यह माना कि उस तारीख से पहले हुए संविधान के किसी भी संशोधन को, वैधता को फिर से खोलने के लिए इसे पूर्वव्यापी रूप में लागू नहीं किया जाएगा। मतलब दोस्तों देखिए, 24 अप्रैल 1973 को केशवनाथ भारती केस आया, अगर कोई संविधान संशोधन इसके पहले हुआ है तब हम सुप्रीम कोर्ट इसको कुछ नहीं चेक करेगा। कोई भी संविधान संशोधन जो इसके बाद जो हुआ हो उसी को हम चेक करेंगे कि क्या उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं किया गया। अगर कोई संविधान संशोधन पहले हुआ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगा, सही मतलब देखेगा नहीं। तो ये था दोस्तों वमन राव केस 1981। आप फ्रेंड्स बात करते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 में केस था। इसमें क्या था, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण मामला था। ये सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के लिए गुजारा भत्ता के अधिकार को सही ठहराया और कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सभी नागरिकों के लिए लागू है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। बेसिकली क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिया हुआ है कि गुजारा भत्ता एक महिला को देना चाहिए, तो वैसे ही वो गुजारा भत्ता सभी धर्म को मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो। परंतु क्या हुआ, फिर से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में लड़ाई हुई। फिर देखिए क्या हुआ, इसने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया और उस दिन की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं तलाक अधिनियम पर संरक्षण, है ना, 1986 ये वाला एक्ट, मुस्लिम महिलाओं तलाक अधिनियम संरक्षण, तलाक संरक्षण अधिनियम आप कह सकते हैं, तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित करके इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार केवल इद्दत की अवधि के दौरान गुजारा भत्ता दिया जाएगा, मतलब मुस्लिम कानून के अनुसार। एक्चुअली क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो सभी पे लागू है। ओके फ्रेंड्स, अब चूंकि मुस्लिम लॉ कोड अलग है तो मुस्लिम के जो कानून है उसी के अनुसार जो संसद है उसने एक एक्ट बनाया, मुस्लिम महिलाओं तलाक संरक्षण अधिनियम 1986, और उसके तहत
गुजारा भत्ता का ये कंडीशन रख दी कि गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि में ही दिया जाता है, ताकि ये मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम हमारी कम्युनिटी है वो उसको थोड़ा सा मतलब एग्री फील ना हो कि हम अलग हैं या फिर कुछ भी। तो इसीलिए मुस्लिम कानून के अनुसार ये एक्ट बनाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, इसलिए सरकार को एक अलग जो संसद है उसको एक एक्ट लाना पड़ा इसके लिए। अब फ्रेंड्स था एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986। इस केस में क्या था, एमसी मेहता ने भोपाल में एक संयंत्र द्वारा जहरीले गैस के रिसाव के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की थी। जो उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसानेट, उसी के रेस्पेक्ट में एमसी मेहता ने भोपाल में एक संयंत्र द्वारा जहरीले गैस के रिसाव के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 32 का दायरा बढ़ाया दिया। क्या बढ़ाया है कि मामला भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में भी प्रसिद्ध है। अंत में क्या हुआ, अदालतों ने पीड़ित को 250 करोड़ रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया और हालांकि उच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड से पीड़ित को 350 करोड़ का मुआवजा देने को कहा था। तो बेसिकली ये एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये कंपेंसेशन था कि जो भी लोग मरे हैं, जो भी लोग इस दुर्घटना में मरे हैं, तो उनको एक कंपेंसेशन मिलना चाहिए और काफी वो सक्सेसफुल इसमें रहे थे। अब आता है इंदिरा शाहनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। दोस्तों इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के दायरे और सीमा की जांच की, मतलब जो पिछड़ा वर्गों के पक्ष में नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स बेसिकली क्या था कि सुप्रीम कोर्ट एक हमारा जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, जिसमें जो पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी के आरक्षण के बारे में है, तो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की कि क्या है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसने कुछ शर्तों के साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जैसे क्रीमी लेयर, बहिष्कार, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, कुल आरक्षित कोटा 50% अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आप 27% का आरक्षण दे सकते हैं, जिसमें क्रीमी लेयर को आपको हटाना होगा, प्रमोशन में आप नहीं दे सकते, या कुल मिलाकर पूरा आरक्षित कोटा 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 क्लॉज 4 के तहत ओबीसी को आप आरक्षण दे सकते हैं 27%, परंतु ये सब कंडीशन आपको लागू करनी होगी। ये था इंदिरा शाहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। अब फ्रेंड्स था एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993। इसमें क्या था, इस मामले में अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति को रोक दिया, मतलब राष्ट्रपति की जो शक्ति थी उसको लिमिट कर दिया। उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जब चाहेगा राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगा देगा। यह भी माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। इसने विवादित क्षेत्र में राम मंदिर का अस्तित्व रखा। बेसिकली ये केस जो था राष्ट्रपति के सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें दो चीजें हैं वो ये ध्यान रखिए, अगर इसको आप ना भी ध्यान रखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये ध्यान रखें कि राष्ट्रपति की जो पावर होती है 356 जो बेसिकली इमरजेंसी संबंधित होती है, उसी के तहत ये एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था। फ्रेंड्स देखिए इस जो ये बोमई वाला केस है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एक्चुअली क्या था कि जो बोमई थे वो चीफ मिनिस्टर थे उसमें कर्नाटका की गवर्नमेंट थी जनता दल गवर्नमेंट। उस समय क्या थे, ये बोमई वहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। हुआ क्या कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया 1989 में, आर्टिकल 356 के तहत गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। फिर जो बोमई है इससे काफ़ी उनको दिक्कत हुई और वो चले गए वहाँ पे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनका जो प्रेसिडेंट ने जो आर्टिकल लगाया था 356 इसको कैंसिल कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट को फिर से ला दिया। तो ये बहुत हिस्टोरिक डिसीजन था उस समय सुप्रीम कोर्ट का। अब दोस्तों बात करते हैं विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। फ्रेंड्स थोड़ा आपको जानना है, आपको कोई डिटेल नहीं जानना है इन सब के बारे में कि क्या हुआ कैसे क्या हुआ, आप बस ये जाने कि कोई भी केस किससे संबंधित था और जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, तो ये आपको बस ध्यान रखना है। यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं के साथ साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश का एक सेट दिया ताकि यौन उत्पीड़न की रोकथाम तुरंत सुनिश्चित हो सके, और इन्हें विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है। उचित कानून लागू होने तक इन्हें कानून माना जाना था। फ्रेंड्स देख लीजिए क्या था, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997। इसमें बेसिकली ये मामला जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित था कि जो कहीं भी किसी भी
जो प्लेस पे कोई वुमेन काम करती हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर जो है विशाखा गाइडलाइन तैयार की थी, ताकि जो है यौन उत्पीड़न को मतलब कार्यस्थल पे जो है उसको खत्म किया जाए, ऐसा कोई भी काम ना हो। तो इसीलिए ये केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997। अब फ्रेंड्स आता है समाथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1997। इस फैसले में अनुसूचित क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी खनन पट्टों को रद्द कर दिया गया और सभी खनन कार्यों को रोकने के लिए कहा गया। यह घोषित किया गया कि अनुसूचित क्षेत्र के में वन भूमि, आदिवासी भूमि और सरकारी भूमि निजी कंपनियां गैर आदिवासियों को औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दे सकती। इस तरह की गतिविधि केवल सरकारी उपक्रम और आदिवासी लोगों के लिए अनुमत है। फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि जो राज्य सरकार थी फ्रेंड्स, उस राज्य सरकार ने क्या किया फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली हुआ क्या, जो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार थी उसने जो अनुसूचित क्षेत्र थे वहां पे जो खनन का जो पट्टा है वो कुछ प्राइवेट लोगों को दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, पट्टे के लिए आप किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते। अगर आपको देना ही है तो वहां के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को देना होगा, उनकी अनुमति लेनी होगी, या फिर आप सरकारी उपक्रम को दे सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को आप पट्टे पे नहीं दे सकते। ये दोस्तों था समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1997। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000। इसमें दोस्तों क्या था, यहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हिंदू पुरुष की दूसरी शादी, भले ही वह आदमी इस्लाम में परिवर्तित हो गया हो, तब तक शून्य है, मतलब तब तक भंग है, जब तक कि पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार भंग नहीं हुई हो। मतलब कोई भी मान लिया हिंदू पुरुष है और वो शादी करता है, उसके बाद बिना पहली पत्नी को तलाक दिए वो दूसरी शादी करता है, तो वो दूसरी शादी सही नहीं मानी जाएगी। अब ऐसा भी सकता है कि मान लो वो हिंदू था, उसने शादी करी, बाद में वो मुसलमान हो गया और फिर शादी कर ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो गया, अगर वो पहले हिंदू था और दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक वो पहले पत्नी को उसने तलाक ना दिया हो। अब दोस्तों आता है आयर कहलू और स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007। इसमें क्या था, इस फैसले ने माना कि अगर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में एक कानून शामिल है तो भी अदालत में इसकी जांच की जा सकती है। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या था कि जो शेड्यूल 9 में ऐसे कुछ एक्ट रखे जाते हैं, संसद के ऐसे एक्ट है जिसपे कोर्ट कोई भी मतलब उस पर पुनर्विचार नहीं करता, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कर सकता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची उन कृत्यों और कानूनों की सूची है जिन्हें कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वामन राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि 24 अप्रैल 1973 तक 9वीं सूची में उल्लिखित कृत्यों और कानूनों को बदला या चुनौती नहीं दी जाएगी। हालांकि उस अनुसूची में अधिक कार्य करने या जोड़ने के किसी भी प्रयास की न्यायपालिका प्रणाली द्वारा जांच की जाएगी। फ्रेंड्स मतलब 24 अप्रैल 1973 तक अगर कोई भी शेड्यूल 9 में कोई भी एक्ट डाला गया है तो उसकी जांच नहीं करेंगे, परंतु अब अगर उसमें आप कुछ ऐड करेंगे, उस एक्ट में कुछ ऐड करेंगे तो उसकी जांच की जाएगी। ये था आयर कहलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस तमिलनाडु केस 2007। अब दोस्तों आता है पीडोफिलिया केस 2011। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन के 2 नागरिकों पर 6 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जिन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीडोफिलिया मामले में बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि बच्चों का यौन शोषण सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। फ्रेंड्स ये माना गया कि 2 जो नागरिक हैं, 2 ब्रिटिश नागरिक थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ गलत काम किया था, तो हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया कि इनकी बीमारी है, पीडोफिलिया की बीमारी है ना, कि बच्चों तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक जघन्य अपराध है और इसलिए इनको 6 साल की जो है बहुत कठोर कारावास इनको दिया। अब दोस्तों आता है अरुण रामचंद्र शानभाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2011। इसमें दोस्तों क्या था, इसमें फ्रेंड्स क्या था कि देखिए 42 साल तक कोमा में रही अरुणा शानभाग की 18 मई 2015 को मौत हो गई थी। अरुणा 1973 में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में रेप की शिकार हुई थी। उन्हें इच्छा या दया मृत्यु देने की मांग करती जर्नलिस्ट पीकी वीरानी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2011 को ठुकरा दी थी। एक्चुअली कहते हैं इनका रेप हुआ था, जो ये क्या नाम है, शानबाग थी, अरुणा शानबाग, और उनको बहुत तकलीफ थी।
इनकी जो वो वकील थी पिंकी वीरानी, उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बल्कि इच्छा मृत्यु मांगी थी कि मुझे मौत दे दिया जाए, मुझे मार दिया जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नहीं माना। जब कोई मरीज बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहा होता है या ऐसी कोई बीमारी होती है जो ठीक नहीं हो सकती है, जिसमें हर दिन मरीज मौत जैसी स्थिति से गुजरता है, तो उन मामलों में कुछ देशों में इच्छा मृत्यु दी जाती है। जैसे बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है में यूथनेशिया मतलब कि दया या इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाती है। अमेरिका में सिर्फ 5 राज्यों में इसी इजाज़त है। आखिरकार हुआ क्या? 9 मार्च 2018 को, इम्पोर्टेंट इसीलिए है, 9 मार्च 2018 को इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ गाइडलाइंस के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने यह फैसला दिया था। मतलब ये बात है कि जो जब बेचारी जो है शॉनबाग जब इतनी पीड़ा से गुजर रही थी, तो उन्होंने 2011 में जो है मांगा था, लेकिन 2011 में जो है उनकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 4 साल तक वो बड़ी पीड़ा में गुजरती रही। आखिरकार 2015 में उनका डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया और आखिरकार 3 साल बाद ही 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि नहीं, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो काफी लोगों को तकलीफ हुई थी, काश शानबाग को भी ऐसा उनको जो है इच्छा मृत्यु मिल जाती। चलिए अब आता है नोटा जजमेंट। देखिए दोस्तों, बात करते हैं नोटा जजमेंट। नोटा जो जजमेंट था 2013 में आया था। यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 ने लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के संदर्भ में नोटा के उपयोग को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में कि जैसे मान लीजिए कोई चुनाव होता है लोकसभा का या स्टेट असेंबलीज का, तो आप जो कैंडिडेट जो भी वोटर है वो किसी को भी चुनना चाहता है या किसी को नहीं चुनना चाहता है, तो वो नोटा का भी एक बटन होना चाहिए। उपरोक्त में से किसी के लिए वरीयता व्यक्त करके एक नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। मतलब कि हम नोटा मतलब कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसा जो है जजमेंट जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आया था। लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया के 2013, इसमें क्या था फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी एमएलए, एमएलसी या सांसद जो अपराध का दोषी पाया गया और उसे न्यूनतम 2 साल की कैद दी गई, वह तत्काल प्रभाव से सदन का सदस्य बनना बंद कर देगा। मतलब कि अगर किसी को 2 साल तक की कैद हुई है तो वो जो है चाहे वो संसद का या फिर विधानसभा का, विधान परिषद कहीं का भी वो जो है वो सदस्य नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एक और फैसला सुनाया जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने होंगे यदि वे चुनाव में खड़े होना चाहते हैं। यह आदेश रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य के मामले में पारित किया गया। तो फ्रेंड देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है कि अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो अब ये कितनी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है आप सब जानते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है और संसद और सरकार उसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप देख सकते हैं कि इस नियम से और आज के हमारे नेताओं में क्या रिकॉर्ड है, वो कैसा है, वो आप देख सकते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और यूनियन ऑफ इंडिया के 2014, फ्रेंड्स इसमें क्या था, इस मामले के परिणाम स्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जैसे जो किन्नर होते हैं, उनको थर्ड लिंग माना गया, फीमेल, मेल और उसके बाद ट्रांसजेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में मानने और शिक्षा, नौकरियों, शिक्षा आदि में आरक्षण का विस्तार करने का निर्देश दिया था कि आप इनको भी जो है माइनॉरिटी मानिए और इनको नौकरी और एजुकेशन में भी इनको भी आरक्षण दीजिए। ट्रिपल तलाक जजमेंट 2016, फ्रेंड्स में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल, फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ट्रिपल तलाक के पिछले प्रचलन को रद्द कर दिया, जिससे मुस्लिम पुरुषों ने एक तरफा रूप से तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करने की अनुमति दी, बिना रखरखाव या गुजारा भत्ते के प्रावधान किए। फ्रेंड्स एक बहुत ही कुरीति नहीं थी इस्लाम में, बल्कि इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे वो गलत थे। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं कहता है कि 3 बार तलाक का कोई बोल देता है तो आपका तलाक हो जाएगा। ये गलत, कुछ जो अनएजुकेटेड मुस्लिम थे उन्होंने इस पूरे नियम कानून को बदनाम किया। फ्रेंड्स कहीं भी 3 बार तलाक अगर आप बोल देते हैं कॉन्टिन्यूसली एक बार में, तो तलाक नहीं होता है। लेकिन कुछ भी ये बहुत बदकिस्मती थी कि कुछ जगह ऐसा गलत लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे।
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस ट्रिपल तलाक नियम को खारिज कर दिया कि मतलब आप तलाक भी दे रहे हो फिर गुजारा भत्ता भी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत बात है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है राइट टू प्राइवेसी के 2017, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो दोस्तों जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। 23 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से निजता को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के रूप में मान दिया। जितने भी लोग जज थे उन सभी ने कहा कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी जो है वो जो है मौलिक अधिकार का ही रूप है। अब आता है एल चंद्रा कुमार केस 1997। इसमें फ्रेंड्स क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू आप जानते हैं क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू हम बता दें क्या होता है। जैसे मान लिए कि संसद ने कोई नियम कानून बनाया और वो नियम कानून क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर के साथ खुद ही दे सकता है कि ये गलत है कि सही है, तो इस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि संसद इसका संशोधन भी नहीं कर सकती। ओके फ्रेंड्स, अब आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018। इसमें फ्रेंड्स क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के कुछ हिस्सों को रद्द करके समलैंगिकता को वैध बनाया। फ्रेंड्स क्या था कि आईपीसी की जो सेक्शन 377 है, इसमें जो समलैंगिकता है, मतलब कि जो एक ही सेक्स के लोग जो अपना आपस में जो है मिलते हैं, तो वो वैध नहीं था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैध है, और जो वैध कहा था वो इस केस में उन्होंने कहा था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो 2020 में आए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सेना, नौसेना और वायुसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग मतलब परमानेंट कमीशन प्रदान किया। इसने सरकार को उन सभी सेवारत महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग देने का निर्देश दिया जिन्होंने 14 साल की सेवा पूरी कर ली है, और उन्हें उन लोगों को पेंशन लाभ भी दिया जा रहा है जिन्हें कमीशन नहीं दिया गया। फ्रेंड बेसिकली क्या किया कि मान लो किसी को कमीशन नहीं दिया गया, रिटायर हो गए हैं, तो अब उनको कम से कम पेंशन का लाभ उनको मिलेगा, है ना। और जो अधिकारी हैं, अगर वो 14 साल की सेवा पूरी कर लेती हैं तो उनको परमानेंट कमीशन भी दिया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो 2020 में आया था। और फ्रेंड्स क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अविभाजित परिवार में बेटी की संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा। इसमें फ्रेंड्स क्या कहा था, विशेषकर जब पैतृक संपत्ति की बात आती है तो महिलाओं के अधिकारों का दायरा बढ़ा है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बेटियों को बेटों की पिता की संपत्ति के बराबर अधिकार है। मतलब जितना बेटा का अधिकार है उतना ही बेटी का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिता को उस समय जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन पारित किया था। फ्रेंड्स बेसिकली क्या था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक संशोधन आया था। उसमें उसके साफ कहा है कि उस समय जब ये संशोधन आया है उस समय अगर बाप जिंदा है या नहीं है, दोनों ही केस में जो हक बेटे का है वही हक बेटी का भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था 2020 में। और क्या था फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इंटरनेट का उपयोग एक मौलिक अधिकार की बराबर है। 370 लगने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की रुकावट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। फ्रेंड्स जब 370 का जब एक्ट आया है तो उसमें पूरे जम्मू कश्मीर में सरकार ने जो है इंटरनेट की सुविधाओं को बंद कर दिया सुरक्षा के पर्पज से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग एक मौलिक अधिकार है और इसे दिया जाना चाहिए। अब क्या था फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में से कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए विधानसभा अध्यक्षों की विशेष शक्ति में कटौती करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को संसद या एक विधायक की मान्यता निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने धन और शक्ति के लिए पक्ष बदल दिया है। फ्रेंड बेसिकली ये केस क्यों आया
कि एक जगह देखा गया था मणिपुर में, शायद मेघालय में कि मणिपुर में, वहां पर क्या था कि जो एक सांसद था, विधायक था, वो एक पार्टी से जीता। अब पार्टी से जीतने के बाद उसने अपनी पार्टी को चेंज कर दिया। तो उस हिसाब से एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से स्पीकर की जिम्मेदारी है कि ऐसे मेंबर की जो सदस्यता है वो रद्द करे। लेकिन जो है स्पीकर ने ऐसा नहीं किया, जिससे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उसकी सदस्यता को। और फिर संसद से कहा कि स्पीकर ऐसा काम करते हैं जो स्पीकर की शक्ति को आपको चेंज करना होगा। और ऐसे किसी मामले को तय करने के लिए सरकार से कहा कि आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए, और कोई सदस्य अगर ऐसा करता है कि पार्टी जीतने के बाद चेंज कर लेता है, चाहे वो धन के लिए चाहे वो पावर के लिए, तो ऐसे किसी केस को ट्रिब्यूनल देखेगा। क्योंकि स्पीकर उसमें काफी बायस हो जाता है, वो एक तरफा नहीं रहता है, इसी वजह से ये चीज सही हो नहीं पाती है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध रद्द कर दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के उपयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध को रद्द कर दिया। इसने कई लोगों को क्रिप्टो करेंसी के उभरते बाजार में निवेश करने की अनुमति दी। फ्रेंड्स, अभी क्या था कि रिजर्व बैंक ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि होती है बिटकॉइन, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रेड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी कोर्ट किसी भी राज्य सरकार को आरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक जनादेश राज्य सरकार की पेशकश के विवेक पर है। मतलब राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है, किसी को नहीं दे सकती है, कोर्ट के नहीं कर सकता इस बारे में। और देखते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के तहत सुरक्षा बढ़ा दी। फ्रेंड्स देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसले में 5 न्यायाधीशों कि एक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत की वैधता तब तक जारी रहती है जब तक कि मुकदमा समाप्त नहीं हुआ, और यह तब भी समाप्त नहीं होता है जब प्रतिवादी अदालत में आता है। फ्रेंड्स, अगर कोई आदमी जेल में है, अगर आप उससे कोई अग्रिम जमानत लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है, और या फिर जब तक वो जैसे मान लो वो प्रतिवेदी कोर्ट में आ जाए, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में आ जाए तो वैधता खत्म हो गई, तभी वैधता जारी रहती है। तो ध्यान रखिए, वैधता के बारे में अब वो पूरा क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी। और देखिए क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के बिना औद्योगिक परियोजनाओं को संचालित करने की अनुमति देना पर्यावरण के लिए हानिकारक और अपरणीय गिरावट का कारण है। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब पर्यावरण अभाव आकलन इकोनॉमिक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2020 का मसौदा जो है EIA अधिसूचना 2006 को बदलने के लिए लाया गया। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या था कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का एक ड्राफ्ट जारी किया। उस ड्राफ्ट में कहा गया कि अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में भी ले सकते हैं, मतलब पहले उसको लाइसेंस दे दे, तुम लगा लो और बाद में तुमसे एनवायरमेंट क्लियर लेते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको पहले से ही लेना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस देना है किसी इंडस्ट्री को तो एनवायरमेंट क्लियरेंस पहले लीजिए, ताकि न तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो एनवायरमेंट को काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नए जो डिसीजंस हैं वो हमने आपको कवर करवाए हैं। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से वीडियो बना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।